नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। ये चैनल, जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और नॉर्मल लेमैन के लिए भी है, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है। और इस पे हम लीगल टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं, जिससे न सिर्फ आपको नए डेवलपमेंट्स के बारे में पता लगे लीगल फील्ड में, बल्कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने नॉलेज को। ठीक है, ये लॉयर्स को रेगुलर अपग्रेडेशन करने के लिए, अपने नॉलेज का अपलिफ्टमेंट करने के लिए भी काम आएगा, और ये नॉर्मल लीगल पार्लनेंस में अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को लीगली सिक्योर करने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, हम लोग 2025 में जितने भी जजमेंट्स प्रोनाउंस हुए हैं, मेजर जजमेंट्स डीवी एक्ट से रिलेटेड, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड, वो जजमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और हाई कोर्ट के जजमेंट्स भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए, फैमिली लाइफ में जब वायलेंस होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कवर होता है। तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन है, वो जानना हमें एज अ लीगल प्रोफेशनल भी ज़रूरी है और एज अ लेमैन भी ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग वही जजमेंट डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने 2025 में प्रोनाउंस किए हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में जो पहला जजमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अलीशा बेरी वर्सेस नीलम बेरी। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, तो ये जजमेंट जो कंसर्न था एक्स्ट्राडिशन एंड फिजिकल प्रेजेंस। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन आपको पता है कि जब किसी को दूसरे देश से भारत बुलाया जाए एम्बेसी के थ्रू, ठीक है, फोर्स किया जाए, उसको एक्स्ट्राडिशन बोलते हैं। तो इसमें ट्रायल कोर्ट ने एक्स्ट्राडिशन का ऑर्डर किया था हस्बैंड को। ठीक है, किसको, यूएसए से लाया जाए, क्योंकि वो डीवी एक्ट के केस में अपीयर नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो डीवी एक्ट के केसेस होते हैं वो क्वासी जुडिशियल होते हैं। वो क्रिमिनल कोर्ट में तो रहते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में तो रहते हैं, लेकिन वो प्योरली क्रिमिनल केस नहीं है। तो जो उसमें हस्बैंड का या अक्यूज्ड का या रिस्पोंडेंट का कोर्ट में आना इतना ज़रूरी नहीं है कि उसका पासपोर्ट ही इम्पाउंड कर दो। ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला फिजिकल प्रेजेंस नॉट मैंडेटरी। ठीक है, सॉरी, इसमें जजमेंट मैंने कुछ और बोल दिया था। इसमें जजमेंट का नाम है विशाल शाह वर्सेस मोनालिसा गुप्ता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला प्रोसीडिंग अंडर डीवी एक्ट आर क्वासी क्रिमिनल इन नेचर एंड डू नॉट मैंडेट द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ अ पार्टी एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ अ ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन अंडर 31। ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन मतलब जब डीवी केस फाइल करती है वाइफ, तो उसको कोर्ट एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करती है उसके फेवर में। तो अगर उस प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन नहीं होता है, तब तक कोर्ट को हस्बैंड को की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो एक्स्ट्रेडिशन का ऑर्डर जो पास किया था वो हाई कोर्ट ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दिया। ठीक है, एक्स्ट्रेडिशन ऑर्डर क्वाश्ड। ठीक है, ये जजमेंट था विशाल शाह वर्सेस मोनालिसा गुप्ता। ठीक है, जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है बेलेबल वारंट्स अ कॉशनरी अप्रोच। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये जजमेंट का नाम है अलीशा बेरी वर्सेस नीलम बेरी। इसमें ये था, जो इशू था वो था प्रोसीडिंग अंडर डीवी एक्ट आर क्वासी क्रिमिनल एंड डू नॉट वारंट कोर्सिव मेजर्स सच एज बेलेबल वारंट। जैसे जो नॉर्मल क्रिमिनल केस होता है उसमें अक्यूज्ड अगर नहीं आता है तो कोर्ट पहले समन देती है, फिर नहीं आता है तो बेलेबल वारंट देती है। जब बेलेबल वारंट नहीं आता तो नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है पुलिस के थ्रू। तो इसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर बेलेबल वारंट तब तक इशू नहीं करना चाहिए तब तक देयर इज वायलेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है। ठीक है, द कोर्ट क्रिटिसाइज द इशुएंस ऑफ बेलेबल वारंट्स इन डोमेस्टिक केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस, emphasizing that such proceedings have no penal consequence except for breach of protection orders। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो की प्रिंसिपल था, डोमेस्टिक वायलेंस केसेस शुड नॉट बी ट्रीटेड विद द सेम कोर्सिव अप्रोच एज क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स।
कोर्ट्स मस्ट एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट एंड प्रोपोर्शनैलिटी व्हेन कंसिडरिंग इन्फोर्समेंट मेजर्स। जो केस आप डिसाइड कर रहे हैं उसी केस के ही हिसाब से आप प्रोपोर्शनेट मेजर लेंगे। बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू अप्रोच। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जजमेंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सौरभ कुमार त्रिपाठी वर्सेस विधि रावल। ठीक है, ये मैंने साइटेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें दिस इज पर्टेनिंग टू हाई कोर्ट पावर्स टू क्वॉश डीवी एक्ट कंप्लेंट। जैसे आपको पता है कि सीआरपीसी में सेक्शन 482 में इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट होता है। ठीक है, तो उस इनहेरेंट पावर में कोर्ट कोई प्रोसीडिंग को क्वॉश कर सकती है। मतलब ट्रायल कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग, एफआईआर, चार्जशीट, उसको क्वॉश, मतलब दैट प्रोसीडिंग विल नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तो क्वेश्चन कोर्ट के पास ये था कि हाई कोर्ट वेदर कैन क्वॉश डीवी एक्ट कंप्लेंट्स। तो इसमें लैंडमार्क रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है the scope of inherent powers of high court in domain DV proceedings, inherent powers applicable। तो inherent powers are applicable। पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्यों इंटरफेयर करेगी हाई कोर्ट? सच पावर्स मे बी इन्वोक टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस और सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस डिस्पाइट द प्रिडोमिनेटली सिविल नेचर ऑफ डीवी एक्ट। जैसे मैंने बोला, डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग क्वासी क्रिमिनल होती है, यानी एसेंशियली सिविल प्रोसीडिंग्स होती है। क्रिमिनल कोर्ट में चलती है लेकिन उसको सिविल प्रोसीडिंग्स भी नहीं बोलते, इन द नेचर इज ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो cautious exercise required. High Court must exercise caution and restraint, intervening only in cases of patent illegality and abuse of process, given the DV's Act purpose as welfare legislation to protect women। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्वाश तो हो सकता है लेकिन बहुत ही कॉशियस अप्रोच इख्तियार करना चाहिए हाई कोर्ट को। दे हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस वाइल एक्सरसाइजिंग सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला तो है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि ये क्वॉश नहीं होती है। ठीक है, जनरली हाई कोर्ट जाओगे तो हाई कोर्ट बोलती है कि आप ट्रायल कोर्ट में जाके अपना केस लड़ो, ट्रायल कोर्ट एविडेंस देखेगी, सब कुछ देखेगी तो डिसाइड करेगी। क्वॉशिंग में आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि प्रोटेक्शन, वाइफ का प्रोटेक्शन और बच्चे का प्रोटेक्शन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो जनरली हाई कोर्ट क्वॉश नहीं करती है। बट दिस जजमेंट इज रेलिवेंट, द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू क्वॉश हैज़ बीन अपहेल्ड। ठीक है, अब देखिए, अब नया जजमेंट है दैट इज रिलेटेड टू जुडिशियल कंसिस्टेंसी एंड स्टेयर डिसाइसिस। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का मतलब होता है कि जो ऊपर वाली कोर्ट बोल देती है वो नीचे की कोर्टों को उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तभी तो जुडिशियल डिसिप्लिन तभी तो रहेगा। जुडिशियल डिसिप्लिन तभी रहेगा जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को हाई कोर्ट फॉलो करेगी, हाई कोर्ट के जजमेंट्स को ट्रायल कोर्ट फॉलो करेगी, है ना, तभी तो वो होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, द सुप्रीम कोर्ट एड्रेस्ड अ क्रिटिकल इशू of inconsistent judicial decision by coordination of the High Court in a DV case where proceedings were quashed against the husband while prosecution against the in-laws continued against in-laws। इसमें क्या हुआ, जो क्वॉशिंग हो गई, जो हमने क्वॉशिंग पिछले जजमेंट में डिस्कस किया था, क्वॉशिंग हस्बैंड की तो क्वॉश कर दी लेकिन इन-लॉज का कंटिन्यू रखा। तो उसमें बोला कि ये जुडिशियल कंसिस्टेंसी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, inconsistent decision from different benches shake public trust in judiciary and make litigation a punter's game। अब ये देखिए कितना मतलब स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ की है, punter's game। The court emphasized that coordinate benches must adhere to stare decisions or provide reasoned distinction for departing from prior rulings। The High Court failure to reference an earlier decision refusing to quash proceeding against co-accused in-laws create an illogical inconsistency, fostering sharp practices like forum shopping। अब अपने हस्बैंड का केस क्वाश कर दिया, इन लॉस का नहीं किया, तो एक जैसे इनकन्सिस्टेंसी होगी ना, हस्बैंड का नहीं क्वाश करते, इन लॉस का क्वाश करते तो भी बात थी। आपने हस्बैंड का क्वाश कर दिया और इन लॉस के केसेस में आपने हस्बैंड की प्रोसीडिंग को कंसीडर ही नहीं किया। तो इस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है। कि जजमेंट है श्रुति रामिका वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो नेक्स्ट जजमेंट है वो है फैमिली रिलेशन एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। द जजमेंट का नाम है गेद्दम झांसी वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये है साइटेशन
व्हेन फैमिली रिलेशंस आर sought to be brought under criminal proceeding, court should be cautious. देखिए, वैसे तो हर रिश्ते ही कोर्ट में आजकल जा रहे हैं या पहले भी जा रहे हैं. हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुस्लिम लॉ में ये सब फैमिली केसेस ही होते हैं. तो कोर्ट को तो कॉशियस किसी भी केस में रहना चाहिए, नॉट ओनली फैमिली केसेस. कोर्ट शुड बी कॉशियस, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है. The observation underscores the delicate balance court must maintain when adjudicating matters involving family relationship. Recognizes the unique dynamics and potential for reconciliation inherent in such disputes. देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, आजकल हर कोर्ट का कहना है, इवन ट्रायल कोर्ट्स भी आजकल ये बोलती हैं कि यार सब कुछ सेटल करो, आप मीडिएट करो, मेडिटेट करो और मीडिएट करो, ताकि झगड़ों का निपटारा हो. नहीं तो मानो या ना मानो, कोर्ट्स के पास ना टाइम है, ना रिसोर्सेज हैं, ना इतने जजेस हैं कि इतने सारे डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर लें. तो मीडिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और कोर्ट को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली रिश्ते हैं, ये सेटल हो सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम व्यू लेने से रिश्ते बिगड़ते हैं, सेटल नहीं होते हैं. सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि क्रिमिनल कोर्ट्स, डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग क्रिमिनल कोर्ट में चलती हैं, तो क्रिमिनल कोर्ट को नॉर्मल हार्ड कोड क्रिमिनल केसेस की तरह डीवी एक्ट के केसेस को नहीं कंसिडर करना चाहिए. दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ द सुप्रीम ऑफ द कोर्ट्स. अब देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डिस्कस किए थे, अब हम लोग हाई कोर्ट्स के जजमेंट को डिस्कस करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू. फर्स्ट इज़ इलाहाबाद हाई कोर्ट. इसमें अब क्या है, शेयर्ड हाउस होल्ड एंड इम्प्लीडिंग रिलेटिव्स. देखिए, शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है. देखिए, वाइफ जिस घर में रह रही हो हस्बैंड के साथ, चाहे वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, चाहे वो सास इन लॉज की प्रॉपर्टी हो जिसमें वो शादी करके आई हो, चाहे वो किराए का घर हो, ठीक है, वो शेयर्ड हाउस होल्ड होता है. जहाँ पे वो हस्बैंड के साथ रही है या जहाँ उसका हस्बैंड रहता है या जहाँ वो शादी करके आई हो, शेयर्ड हाउस होल्ड की कैटेगरी में आता है. शेयर्ड हाउस होल्ड में वाइफ का राइट है कि वो वहाँ पे रह सकती है, उसको कोई ऐसे छत का अधिकार उससे नहीं छीन सकता है. तो हाई कोर्ट ने बोला है कि हस्बैंड रिलेटिव्स इम्प्लीकेटेड विदाउट बेसिस. इस केस में क्या हुआ, तो वाइफ ने हस्बैंड के रिलेटिव्स को भी डीवी एक्ट के केसेस में इन्वॉल्व कर लिया था. तो अब देखिए, हाई कोर्ट क्या बोलता है. द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन मैनी केसेस टू हैरेस द हस्बैंड फैमिली or the person in a domestic relationship, the agreed party implicates relative who have never lived with them in the shared household. अब जैसे ननद को भी पार्टी बना लिया, देवर को भी पार्टी बना लिया जो वहाँ रहता ही नहीं है, ठीक है, या लड़के के चाचा को पार्टी बना लिया जो उस घर में नहीं रहता, चाची को पार्टी बना लिया. तो हाई कोर्ट ने ये बोला, जस्टिस अरुण कुमार देशवाल ने की बेंच ने बोला दैट वाइल्स्ट issuing notice under section 12 of DV Act, the court must look into the whether the person who is being implicated is living or lived with the agreed person in a shared household. कभी रहा भी है, अगर नहीं रहा है, कंप्लेंट ऐसा डिस्क्लोज नहीं करती, तो कोर्ट कैन क्वॉश द प्रोसीडिंग अगेंस्ट दोज पर्सन्स. ठीक है. अब अगला केस है, ये है ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है. मदर इन लॉ एज अ अग्रीड पर्सन. इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग expanding the scope of protection under DV Act, the Allahabad High Court held that mother-in-law can file a case against the daughter-in-law or any other person being harassed or tortured would bring her under the purview of aggrieved person. अब देखिए, जैसे वाइफ फाइल करती है केसेस अगेंस्ट हस्बैंड और इन लॉज, ठीक है, तो अगर मदर इन लॉ है वो भी अपनी बहू के अगेंस्ट केस कर सकती है, ठीक है, बिकॉज शी विल फॉल अंडर अग्रीव्ड पर्सन क्राइटेरिया. अग्रीव्ड पर्सन डीवी एक्ट में एक टर्म डिफाइंड है जो कि कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अपने राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए. ये जजमेंट, अब ये एक्सपैंडेड डेफिनेशन है. एंड राइट टू मेंटेन एप्लीकेशन, सच पर्सन हैव द राइट टू मेंटेन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12. तो वही हमने बोला कि सास भी अपनी बहू के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए कोर्ट में सेक्शन 12 के अंडर केस फाइल कर सकती है. कोर्ट कौन सी कोर्ट होती है डीवी एक्ट के लिए? मैजिस्ट्रेट कोर्ट. ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिए, लॉ स्टूडेंट भी याद रखिए कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट की सबसे छोटी कोर्ट कौन सी होती है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके बाद सेशंस कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है.
अब अगला जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का। द नेम ऑफ द जजमेंट इज, देखिए रिडैक्ट कर देते हैं, नाम को हटा देते हैं ताकि फैमिली रिलेशंस को की केसेस पब्लिक में जाएं तो नाम ना उजागर हो, जैसे AAS वर्सेस SAS, आस वर्सेस सास। ठीक है, अब ये औरंगाबाद बेंच का केस है, वॉइस सैंपल्स एंड प्राइवेसी। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट इफ देयर इज एडिक्वेट material on record, a person can be compelled to give voice samples. Even in DV cases, single judge Justice Shailesh Brahme ordered a woman to provide her voice specimens within a period of 3 weeks so that the same could be verified to prove the husband claim about extramarital affair. अब extramarital affair हुआ, ठीक है, वाइफ का एलिगेशन लगा, तो प्रूफ कोई कैसे करेगा? कोई फोटोग्राफ आजकल लोग जजेस बोलते हैं कि डीप सीक है, AI से बनी हुई है। अगर आपने कोई रिकॉर्डिंग बना ली तो वो भी वो AI से बनी हुई है। तो कोर्ट ने ये बोला है कि इसको चेकिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का एलिगेशन है या कोई रिकॉर्डिंग है तो उसे कंफर्म करने के लिए वाइफ को अपना वॉइस सैंपल देना होगा। ठीक है, कोर्ट ने खुद से ऑर्डर किया है। अब नेक्स्ट ऑर्डर है, जजमेंट है श्रीनिवास मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का है। इसमें इशू है वेदर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट शेयर्ड हाउस होल्ड और नॉट अ शेयर हाउस होल्ड। अब इसमें जो जजमेंट है वो ये कहता है फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन दो रजिस्टर्ड जॉइंटली इन द नेम ऑफ स्पाउसेस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ शेयर हाउस होल्ड अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एंड दस द हस्बैंड कैन नॉट बी डायरेक्टेड टू पे इंस्टॉलमेंट ऑफ सच अ फ्लैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो शेयर्ड हाउस होल्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो वाइफ कभी रही नहीं है ना, वो तो बन रहा है, तो हस्बैंड को उसका इंस्टॉलमेंट देने को कोई कैसे बोल सकता है? जस्टिस मंजूषा देश पांडे होल्ड दैट नोटेड दैट फ्लैट इन क्वेश्चन वाज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन एंड दैट अ कपल हैज नॉट रिसाइडेड इन द सेम येट। तो उसकी इंस्टॉलमेंट देने को नहीं बोला। अब इसमें होगा, झगड़ा हुआ होगा, वाइफ बोल रही होगी कि अब दो, उसका किस्त दो। हस्बैंड ने बोला अब तो शादी भी नहीं रही, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो उसमें पैसा क्यों फंसाऊँ? हाई कोर्ट ने भी बोला कि हाँ ठीक है, आपको पैसा किस्त देने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज रीजनिंग क्या है? बिकॉज शेयर्ड हाउस होल्ड, सॉरी, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट इज नॉट अ शेयर हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रहा ही नहीं है, क्योंकि वो घर बना ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो नेक्स्ट जजमेंट इज, दिस इज ऑल्सो ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। दिस द नेम ऑफ द केस इज ARP वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें हाई कोर्ट ने बोला है मैरिजेस सैक्रोसैंक्ट तो है, पवित्र रिश्ता तो है, बट उसका मिसयूज़ भी एक, जिसे कहते हैं ना, मेनेस है, एक जंजाल है। ठीक है, ट्रेंड ऑफ मास इम्प्लीकेशन, सास ससुर देवर भौजाई ननद नंदोई सबको आप पार्टी बना लेते हो, चाचा चाची, दैट इज़ प्रॉब्लमैटिक। नीड फॉर डिफरेंट अप्रोच, High Court said the court emphasized that the need to look at matrimonial discord matters from a different angle, encouraging settlement and reconciliation. ये आप ध्यान रखिए, सेटलमेंट एंड रिकन्सिलिएशन। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि जितने केस फाइल होते हैं उसको वो डिसाइड कर दें। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जितनी जल्दी क्लाइंट, लॉयर, जजेस समझ जाएं और मीडिएशन को अपनाएं, दैट इज़ बेटर। 10 साल बाद 100 रुपये मिलने से अच्छा है कि आज ही आप 60 रुपये लेके मैटर सेटल कर लो, ताकि 10 साल आप फ्री फ्लो से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, है ना। कोर्ट मस्ट इनकरेज सेटलमेंट, कोर्ट शुड इनकरेज सेटलमेंट। ये आजकल व्यू डेवलप हो रहा है कि आपको सेटल कर लीजिए आप कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में भी आप हक के लिए आते हैं, लेकिन कोर्ट विल फैसिलिटेट फॉर द सेटलमेंट, राइट। अब अगला जजमेंट है डिनाइंग, दिस इज आशीष चंद्रकांत चौहान वर्सेस मोहिनी मुकेश चौहान। दिस जजमेंट इज रिलेटेड टू डिनाइंग रेसिडेंस टू ब्रदर्स वाइफ अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। अगर मान लो कोई देवर अपनी भाभी को घर में नहीं रहने देता जो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड हो, that amounts to cruelty. The Bombay High Court held that preventing a woman from residing in a shared household amounts to domestic violence within the meaning of Section 3 of DV Act. The ruling enforces the protective intent of legislation, ensuring that women's residential rights are not contingent upon property ownership or title.
टाइटल किसी का भी हो, ओनरशिप किसी की भी हो, लेकिन अगर कोई लड़की शादी करके जिस घर में आई है तो वो उसका शेयर्ड हाउस होल्ड होगा, उससे आप निकाल नहीं सकते हैं उसे। ठीक है, अगला जजमेंट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का। इसमें है प्राइवेसी राइट्स, मोबाइल एंड बैंक पासवर्ड्स। देखिए ये जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हस्बैंड के नॉट कंपेल डिस्क्लोजर। ठीक है, जैसे होता है वाइफ के फ़ोन का पासवर्ड, वाइफ के अकाउंट का पासवर्ड, हाई हाई कोर्ट ने बोला ये सब ज़रूरी नहीं है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी है। अगर कोई इंडिपेंडेंट लेडी है, या चाहे पढ़ी लिखी है चाहे अनपढ़ है, अगर वो अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं देना चाहती, तो कोई भी कोर्ट उसे नहीं बोल सकती। और हस्बैंड नहीं बोल सकता कि वो मुझे पासवर्ड नहीं दे रही तो वो क्रूएल्टी कर रही है। बैलेंस हैज़ टू बी रिक्वायर्ड। ठीक है, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन मैरिटल प्राइवेसी एंड द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, एट द सेम टाइम ट्रस्ट इन द रिलेशनशिप। जज का नाम है जस्टिस राकेश मोहन पांडे। केस का नाम है सीएम वर्सेस एनजी। ये साइटेशन है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक केस है। नेक्स्ट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज मस्ट बी लिव इन रिलेशनशिप। The Delhi High Court held that two persons who live together in a shared household through a relationship in the nature of marriage would also be called domestic relationship under the DV Act. ठीक है, अगर साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं तो वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आएगा। Expanded definition: even relationship not formalized through marriages but lived in the nature of marriage fall within the definition of domestic relationship. Justice Amit Mahajan, he's a very dynamic judge, clarified this interpretation, ensuring that protection under DV Act extend beyond traditional marital relationships. ठीक है, तो अगर आप एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हो, आपके के बीच कोहैबिटेशन है, तो आप डीवी एक्ट को इन्फोर्स कर सकते हो। जो लड़की है वो डीवी एक्ट को इन्फोर्स कर सकती है। ठीक है, अब अगला जजमेंट है एक्स वर्सेस वाई। ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का है। इंटरिम मेंटेनेंस प्राइमा फेशियल सैटिस्फैक्शन सफिशिएंट। अब जैसे मान लो कोई केस फाइल होता है, हाँ, जैसे मान लो डिवोर्स का केस फाइल होता है, हस्बैंड फाइल करता है या वाइफ फाइल करती है, वो साथ साथ में एक सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाते हैं, या डीवी एक्ट में सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगाते हैं कि केस तो चलेगा लंबा, लेकिन जब तक केस चलेगा तो मेंटेनेंस तो मिलना चाहिए ना। तो वो जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है, जो केस चलते चलते जो मेंटेनेंस मिलना होता है, उसको प्राइमा फेशियाई अगर व्यू कोड बनाती है तो दैट इज़ सफिशिएंट। उसके बेसिस पे मेंटेनेंस मिल सकता है। अगर एप्लीकेशन फाइल हुई, प्राइमा फेशियाई व्यू हुआ, कोर्ट एग्जामिन इफ एप्लीकेशन डिस्क्लोज डोमेस्टिक वायलेंस, इंटरिम रिलीफ कैन बी ग्रांटेड, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। While the veracity of the case would be tested during the trial, interim relief can be granted at early stage based on prima facie evidence. ठीक है, अब नेक्स्ट जजमेंट है स्क्वाड्रन लीडर प्रभात भट्ट वर्सेस मेजर अनु लांबा। ये देखिए फौजियों के बीच भी झगड़े हो रहे हैं। राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड मेंटेनेबल विदाउट डोमेस्टिक वायलेंस। शेयर्ड हाउस होल्ड आपको मिलेगा भले ही झगड़ा हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा है। द दिल्ली हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट वुमेन्स क्लेम सीकिंग राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर सेक्शन 17 ऑफ protection of women domestic violence is valid even in absence of domestic violence. The ruling clarifies that the residential right under the act can be claimed independently without necessarily establishing acts of violence, recognizing the fundamental right of women to reside in the matrimonial home. झगड़ा ना होने से कोई मतलब नहीं है। हस्बैंड ने प्ली ली होगी कि यार झगड़ा तो हुआ ही नहीं है, ये घर का में हिस्सा मांग रही है, तो उससे शादी होना ज़रूरी है, झगड़ा होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पार्टीशन राइट्स वर्सेस रेजिडेंशियल राइट्स। कोर्ट्स रूलिंग, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये जस्टिस अनिल खेतरपाल एंड जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर इसमें है। इसमें they dismissed a divorced woman appeal declaring that she and her former husband are entitled to 50% each in the suit property. The Delhi High Court held that the married woman right to reside in a shared household under section 17 of the DV Act cannot override or nullify the lawful entitlement of the husband to seek partition और इन्फोर्समेंट ऑफ ओनरशिप राइट इन सिविल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जजमेंट 50% दोनों को मिलेगा, 50% ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। ठीक है, जजमेंट तो ठीक है। ये एस जे वर्सेज ए जे साइटेशन भी है। ठीक है, अब ये है ए वर्सेज बी, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है रूल दैट अ वुमेन हैज़ नो राइट टू रेसिडेंस अंडर सेक्शन 17 ऑफ द डीवी एक्ट आफ्टर द मैरिज डिसॉल्व बाय द वे ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के बाद आप शेयर्ड हाउस होल्ड में नहीं रह सकते हो, बिकॉज वो तो अब मैरिज ख़त्म हो गई ना। ड्यूरिंग मैरिज फुल रेसिडेंशियल राइट्स,
पोस्ट डिवोर्स रेसिडेंशियल राइट्स सीजेस अनलेस स्टैट्यूटरी राइट एग्जिस्ट। दूसरे में तो है ही ना, मेंटेनेंस तो आप ले ही सकते हो। डिवोर्स ग्रांटेड, मैरिज लीगली डिसॉल्व्ड। This ruling clarifies the temporal scope of residential right under DV Act, distinguishing the right during subsistence of marriage and post dissolution. शादी के दौरान तो आपका रेसिडेंस राइट है, शादी के बाद नहीं है। शादी के बाद आपका सिर्फ मेंटेनेंस का राइट है। मेंटेनेंस में राइट टू रेसिडेंस आ ही जाता है, लेकिन उस रेसिडेंस में आपको घर का में आ जाने को नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा उसका। बैलेंसिंग राइट्स, डॉटर इन लॉ एंड इन लॉज, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हुआ, शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रहे हैं, जो सास ससुर का है। सास ससुर बोलते हैं हमको तो बुढ़ापे में सही से रहने दो, वी डोंट वांट टू लिव अ डर्टी लाइफ ड्यूरिंग आवर ओल्ड एज। तो इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें डिसाइड किया, the court emphasized the need to balance competing right and interest, ensuring that protection of one's party right does not result in undue hardship to others, particularly elderly family members. ठीक है। Maintenance versus residence, independent rights. The Delhi High Court in the case of Sahiba Sodhi versus State of and City of Delhi said the wife not being entitled to monetary maintenance due to concealment of her income does not entitle her to residence. मेंटेनेंस अगर वाइफ को नहीं मिल रहा कि उसने अपनी इनकम छुपाई है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे रेसिडेंस में भी राइट नहीं मिलेगा, वो उसका राइट है। मेंटेनेंस राइट्स उसको नहीं मिला बिकॉज उसने पूरी अपने फाइनेंशियल नीड्स को और इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन रेसिडेंशियल राइट इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनेंशियल कंसिडरेशन से। दिस जजमेंट इज ऑल्सो गुड। नेक्स्ट जजमेंट है फैमिली कोर्ट अप्रोच, नॉट ऑर्डिनरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। ये फैमिली कोर्ट है ना, दिस दे डोंट हैव टू अप्लाई द नॉर्मली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर टू द हिल्ट, है ना। एविडेंस एक्ट भी उतना हार्डली अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। द नेम ऑफ द जजमेंट इज मीनू अग्रवाल वर्सेस भारत गोयल, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। दिस जजमेंट सेज दैट court set aside an order closing a wife right to file a reply in divorce plea, noting that the family court should be more flexible and accompanying in procedural matters, recognizing the sensitive nature of family dispute. इसमें वाइफ ने टाइमली रिप्लाई नहीं फाइल किया केस का, डिवोर्स केस का, तो ट्रायल कोर्ट ने उसका डिफेंसिव स्ट्रक ऑफ कर दिया। तो हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं उसको आप रिप्लाई फाइल करने का टाइम दो, सीपीसी की गाइडलाइन इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी, यू हैव टू बी रीजनेबल। अब अगला है रेसिडेंशियल राइट्स, वही राइट टू रेसिडेंस अंडर सेक्शन 17। ये शील्ड है, एक आपका बचाव है, तलवार नहीं है ना। की डिस्टिंक्शन, राइट टू रिसाइड, राइट टू ओनरशिप, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन, क्रिएशन ऑफ टाइटल। आपको घर से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हो जाओगे, वाइफ की बात हो रही है यहाँ पे। रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, प्रोप्राइटी इन ट्रस्ट, उसमें आपका कोई आप मालिकाना हक नहीं होगा, आपको बस रेसिडेंस का राइट मिलेगा। द रूलिंग क्लैरिफाइज दैट whilst the DV Act protects a woman right to live in the shared household, it does not create or confer any ownership rights. तो क्लियर है। प्रोटेक्टिव इंटेंट, दिस इज ऑल्सो रीजनेबल टू, आई अज्यूम कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। राइट टू रेसिडेंस, राइट टू मेंटेनेंस, ये DV एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एक्ट, ये जो एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। देखिए नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, हम कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट, छत्तीस हाई कोर्ट, अब गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुँच गए। एग्जीक्यूटिव कैन नॉट एनफोर्स DV ऑर्डर्स, ठीक है। The Guwahati High Court quashed an order passed by appellate authority under Arunachal Pradesh Government Land Management Department, which had cancelled a land possession certificate issued to husband based on alleged violation of interim order by the High Court. अब High Court ने by the trial court ने रेसिडेंस का ऑर्डर पास किया होगा, सॉरी कोई ऑर्डर पास किया होगा DV कोर्ट ने, उसका वायलेशन हुआ तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उसका अलॉटमेंट ही कैंसिल कर दिया, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट ही कैंसिल कर दिया। दिस इज़ बैड, दिस इज़ अ जुरिस्डिक्शनल इशू, द एपलेट अथॉरिटी लैक जुरिस्डिक्शन। अरे मैजिस्ट्रेट का पावर है तो आप हाई कोर्ट उसका कुछ मैजिस्ट्रेट कुछ कर सकता है, आप कहाँ से कर दिया। गवर्नमेंट का क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, नल एंड वॉइड, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो गुड। देखिए देखा आपने कि कितना
लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, एग्जीक्यूटिव कभी कभी कितनी एक्सेसिव हो जाती है। सेक्शन 31 ऑफ डीवी एक्ट, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का है। चलिए पहाड़ों की सैर कर लेते हैं। द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ऑफ Justice Rakesh Kantla held that Section 31 of the DV Act not only deals with penalty for breach of protection orders to protect women from acts of violence and not with other orders such as maintenance or residence. This clarification is crucial for understanding the scope of penal consequences under the DV Act and the specific circumstances under which criminal sanctions may be imposed. मतलब अगर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं होता है डीवी कोड का तो उसको पेनल्टी है अंडर सेक्शन 31 ऑफ द डीवी एक्ट। अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन होता है और कोई ऑर्डर नहीं है, नॉट विद द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस एंड कॉम्पनसेशन और रेसिडेंस, है ना, प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन में उसको जेल हो सकती है, नॉट फॉर एनी अदर थिंग। अब हम लोग जम्मू कश्मीर चलते हैं। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट नॉट मैंडेटरी। जैसे इसमें डीवी एक्ट में है कि ना डीआईआर फाइल करेगा लोकल पुलिस वाले, तो अगर वो फाइल नहीं हुआ है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कि सही में उससे लड़की को दिक्कत है या नहीं, डीआईआर नॉट मैंडेटरी। मॉनेटरी रिलीफ दिया जा सकता है सेक्शन 20 में। एंड सफिशिएंट एम्पावरमेंट, मैजिस्ट्रेट सफिशिएंटली empowered to grant ex parte relief based on application. Magistrate power to drop proceedings. J&K High Court held that magistrate is empowered to drop proceeding or revoke interim orders issued under section 12 of the act if upon hearing the respondent and examining the record it is found that no case is made out. ये तो क्लियर है। जस्टिस संजय धर, the court clarified that a magistrate retains discretion to reconsider and revoke his earlier orders. ठीक है, अंडरस्टूड। केस का नाम है पीरजादा मुनीर अहमद वर्सेस आलिया अंजुम। ठीक है, रिलीफ अंडर डीवी एक्ट ड्यूरिंग सीआरपीसी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स हो सकता है। केस का नाम है मुबाशिर अहमद वानी वर्सेस मीलज मुबाशिर एंड अदर। The expression legal proceeding has to be given a liberal interpretation so as to achieve the objective of DV Act, which is to protect the rights of the women who are victims of violence of any kind occurring within the family. Affirming the expansive protection scope of DV Act, the High Court of Immigration held that a woman aggrieved by domestic violence is entitled to seek residence and other reliefs. ये तो क्लियर ही है आप लोगों को। Limitation under 468 applicability. The Jammu High Court held that a bar of limitation under 468 of the criminal procedure is not applicable to application filed under section 12 and इसमें है कि जैसे 468 में है कि कितने दिनों में कोई क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है, लेकिन ये तो कंटिन्यूस राइट है। अगर वाइफ है तो उसका प्रोटेक्शन ऑर्डर, उसका मेंटेनेंस का कंटिन्यूस राइट है, तो उसमें कोई लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता है। केस का नाम है तिलक राज वर्सेस दर्शना देवी। वारंट्स इन डीवी केस स्ट्रिक्ट लिमिटेशन, ये हमने ऊपर भी देखा है। नॉन अपीयरेंस में एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो सकती है, वारंट नहीं हो इशू हो सकता। केस का नाम है रिजवान यूसुफ वर्सेस शाजिया शाद। अब आप देख रहे हैं कि हर रिलीजन में केस होने लगे हैं। मुस्लिम्स में भी अच्छे खासे केस होते हैं डीवी एक्ट में, और ये कहाँ हो रहा है, J&K में। देखिए, डीवी एक्ट प्रोसीडिंग नॉट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, ये हमने देख ही चुके हैं। ये भी जम्मू एंड हाई कोर्ट का है। रियाज अहमद लोन वर्सेस नादिया हसन। अब हम लोग साउथ में चलते हैं, केरला हाई कोर्ट में, कि वेदर डीवी एक्ट में पटिशन को अमेंड किया जा सकता है कि नहीं। तो कोर्ट ने कहा हाँ कर सकते हैं आप। द डिवीजन बेंच ऑफ जस्टिस रामचंद्रन एंड जस्टिस M.B. स्नेहलता स्टेटेड दैट रिलीफ टू बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 18 to 22 ऑफ द डीवी एक्ट कैन ऑल्सो बी ग्रांटेड बाय फैमिली कोर्ट। ठीक है, ऊपर कहते हैं द केरला हाई कोर्ट रूल दैट अमेंडिंग एन ओरिजिनल पिटीशन फाइल्ड बिफोर फैमिली कोर्ट इनकॉर्पोरेटिंग द रिलीफ अंडर DV Act is permissible and that will not the change or नेचर ऑफ द ओरिजिनल पिटीशन। ठीक है, अमेंडमेंट केसेस में तब तक अलाउ होता है जब तक वो नेचर ऑफ द केस को चेंज ना कर दे, है ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ द केस को ना चेंज कर दे। यहाँ पे स्कोप नहीं चेंज हो रहा है तो अमेंडमेंट कैन बी अलाउड। ठीक है, जो नेक्स्ट केस है पेंडेंसी ऑफ सिविल सूट नो बार टू डीवी एक्ट, ये भी क्लियर है।
अलग अलग रिलीफ हैं। जस्टिस सी जयचंद्रन, ये कहाँ का है, केरला हाई कोर्ट। ओमाना थॉमस वर्सेस जिस प्रकाश, देखिए क्रिश्चियन के केसेस में भी ये डोमेस्टिक डीवी के केस आ गया, ठीक है। वाइफ राइट टू शेयर्ड हाउस होल्ड आफ्टर हस्बैंड डेथ, देखिए ये केस है चिंथमा, ये भी केरला का है। The Kerala High Court held that a wife cannot be ousted from her matrimonial home even after the death of the husband. The decision delivered by Justice M. B. Snehalatha underscores the right of a woman. ये भी ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इतने जजमेंट हमने डिस्कस किए। Wife forgiveness protecting the family. It is not unusual for a wife to close criminal cases filed by her against her husband to save him. A wife does so in the expectation that her husband would change. A woman would forgive to protect her family. इसमें क्या हुआ कि अगर वाइफ अपना केस विड्रॉ कर लेती है तो इसका मतलब वो घर की शांति के लिए करती है, वो उसके अगेंस्ट नहीं लिया जा सकता कि पहले केस किया था उसने विड्रॉ कर लिया था, ठीक है। दिस केस recognizes the emotional and social pressure that a woman influence a woman decision to continue or withdraw legal proceeding against her spouse. अब चैलेंजिंग इंटरिम ऑर्डर्स, अगर मान लीजिए मैजिस्ट्रेट कोई मेंटेनेंस ऑर्डर पास करता है तो उसको चैलेंज के लिए ये 528 BNSS में, यानी जो 482 CRPC का इक्विवेलेंट है BNSS में, हायर थ्रेशोल्ड होता है, मतलब रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बड़ी होती है, मस्ट शो ब्लैटेंट इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी, ठीक है। जुडिशियल रेस्ट्रेंट, हर चीज़ में इंटरफेयर नहीं करना होगा, ये भी केरला का ऑर्डर है। जस्टिस जी गिरीश टाइटस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। विक्टिम सोल टेस्टिमनी रिलायबल फॉर कन्विक्शन, ये भी क्लियर है। दिस जजमेंट इज ऑल्सो ऑफ केरला हाई कोर्ट। अब देखिए हम जरा समराइज करते हैं जो भी हमने डिस्कस किए जजमेंट्स की थीम अक्रॉस जुरिस्डिक्शंस, यानी सुप्रीम कोर्ट एंड वेरियस हाई कोर्ट्स, बैलेंसिंग राइट्स, encouraging settlement, procedural safeguards, ठीक है। कोर्ट कंसिस्टेंटली emphasize balancing the protective intent of the DV Act with preventing its misuse, ensuring fairness to all parties while safeguarding vulnerable women, ठीक है। encouraging settlement ये हमने देख ही लिया। procedural safeguards, courts have established clear procedural guidelines to prevent abuse whilst ensuring genuine victims receive swift protection and relief। क्वासी क्रिमिनल नेचर ऑफ सिविल डीवी प्रोसीडिंग हमने देख ही लिया है। लिमिटेड कोर्सिव मेजर्स, फिजिकल प्रेजेंस नॉट मैंडेटरी, फ्लेक्सिबल प्रोसीजर्स, प्रोटेक्टिव फोकस, प्रोटेक्शन ज़रूरी है। एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ अग्रीव्ड पर्सन, वाइफ्स, विडोज, मदर इन लॉ, लिव इन पार्टनर्स, सिस्टर्स इन लॉ, देखा। शेयर्ड हाउस होल्ड इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस, ये हम लोग समरी देख रहे हैं। व्हाट क्वालिफाइज मैट्रिमोनियल होम वेयर कपल resided, property where domestic relationship exist, home of in-laws if women had lived there, jointly owned property where couple lived. Who doesn't qualify? Under construction flat and not yet occupied, properties never shared by the parties, homes of relatives who never lived together, properties acquired post separation. They don't qualify. This qualifies. Privacy right in matrimonial relationship, digital privacy cannot be compelled. Financial privacy cannot be compelled. Communication privacy cannot be compelled. Voice samples can be compelled with adequate material. Magistrate power and dictation, grant interim relief, revoke orders, proceed ex parte, drop proceeding, limited coercion, cannot issue warrant except for breach for protection orders. Intersection with other legal proceedings, civil suits, maintenance proceeding, divorce proceedings. DV Act does not operate in isolation, and courts have addressed how it interacts with other legal proceedings. Preventing misuse, judicial safeguards. Mass implication of concerns identified. मास implication of husband relatives, सारों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है हस्बैंड साइड से, जो कभी साथ में भी नहीं रहा। फाइल केसेस किए जाते हैं हैरेस करने के लिए बिना अनसब्सटेंशिएट एलिगेशन, फोरम शॉपिंग, कभी मैजिस्ट्रेट के यहाँ चले जाओ, कभी फैमिली कोर्ट चले जाओ, कभी हाई कोर्ट चले जाओ, कभी पुलिस में चले जाओ। तो इसको कंसर्न्स को आइडेंटिफाई किया है। जुडिशियल रिस्पॉन्स है स्क्रूटनी, पावर टू ड्रॉप, एम्फेसिस स्टेयर डिसाइसिस, कि एक जो जजमेंट है उसे फॉलो करिए।
कॉशन वज हस्बैंड के रिलेटिव्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है. इनकरेज सेटलमेंट एंड रिकन्सिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलीफ अंडर डीवी एक्ट: प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरी रिलीफ, कस्टडी ऑर्डर्स, है ना. लिमिटेशन एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन: नो लिमिटेशन फॉर रिलीफ, लिमिटेशन फॉर ब्रीच. लिमिटेशन प्रोविजन अप्लाई ओनली टू पीनल प्रोसीडिंग्स 31, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर का वायलेशन होता है. टेरिटोरियल jurisdiction: application can be filed where agreed person resides, where domestic violence occurred, or where shared household is located, है ना. Evidentiary standards and render of proof: prima facie case, victim testimony, material evidence. Future directions: emerging issues: digital evidence, balancing rights, cross border cases, जैसे अमेरिका से बुला लिया था एक्सट्रेडिशन करके, उसे क्वाश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. डाइवर्स रिलेशनशिप्स, जैसे आजकल लिव इन हो रहा है, नॉर्मल रिलेशन, डोमेस्टिक रिलेशन बियॉन्ड ट्रेडिशनल मैरिज. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फॉर लीगल प्रैक्टिशनर्स, फॉर एडवोकेट्स, फॉर जजेस, फॉर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, है ना. कंक्लूजन: प्रोटेक्टिव इंटेंट प्रिजर्व्ड, इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस, बैलेंस्ड अप्रोच, प्रोसीजरल क्लैरिटी. ठीक है. आई बिलीव कि आपको ये हमारा डिस्कशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें ये जिसे ना डीवी एक्ट और जो पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर का, घर में रहने का, पैसा मिलने का, वो सारा जजमेंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. और ये आपको, चाहे आप पुरुष हों, चाहे महिला हों, चाहे आप सास हों, चाहे आप बहन हों, ठीक है, चाहे आप लॉयर हों, चाहे आप क्लाइंट हों, चाहे आप जजेस हों, आपको ये डिस्कशन हेल्प करेगा लॉ को समझने में, सो फार एज डोमेस्टिक रिलेशनशिप इज कंसर्न. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, हम आपको जवाब देंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.